अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इस लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावा न्यूक्लियस क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, और कौन कौन सी न्यूक्लियर टर्म्स यूज़ होती हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं हम वो देखेंगे। तो इसमें और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है केमिस्ट्री की, और जैसे इसके नेम से पता चल रहा है कि इट इज़ समथिंग अबाउट न्यूक्लियस। तो इसमें हम लोग जितनी भी स्टडी करते हैं वो न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब इसमें हम लोग न्यूक्लियस, ओवरऑल न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन किस तरह की है हम उसके बारे में स्टडी करते हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस में। इसके अलावा न्यूक्लियस जो है वो कौन कौन से रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शंस कौन कौन से हैं। फिर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है वो कब स्टेबल होता है, वो कब अनस्टेबल होता है। तो वो क्योंकि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से भी हमें बहुत सारे आगे उसके फिनोमिनाज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा हम चेंजेस या कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं, न्यूक्लियस का बिहेवियर किस तरह का है, और न्यूक्लियस को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, और एनालिसिस ऑफ न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ये सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियस के गिर्द ये सर्कुलेट करती है, ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते। हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने पहले देखा हुआ है कि जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले थोड़ा सा एटम के बारे में देख लेते हैं। एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। हमें पता है कि जो हमारी यूनिवर्स है उसमें 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। वैसे तो 7 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, फिर हम कहते हैं कि उसमें से 4 बेसिक स्टेट्स ऑफ मैटर हैं और 3 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो जितनी भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, वो सारी उनका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एटम होता है, ठीक है। और एटम जो है डाल्टन ने 1808 में प्रपोज़ किया था, और उसने जो थ्योरी प्रपोज़ की थी उसके अकॉर्डिंग एटम जो था वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, स्मॉलेस्ट यूनिट था, और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम तक ये बात ऐसे ही समझी जाती रही कि जो एटम है वो इतना ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये सब बातें आपने अपनी जो बेसिक क्लासेस थी उसमें स्टडी की थी। तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब हम ज़ीरो से स्टार्ट करके आगे आगे स्टेप वाइज इसको कवर करेंगे। तो फिर उसके बाद 1897 में या कुछ जगहों पे 1898 भी कहा जाता है, तो 1897 टू 1898 मतलब वहाँ पर जो एटम डिस्कवर हुआ था वो 1800 के स्टार्ट में हुआ था, ठीक है, 1808 में। और 1800 के बिल्कुल एंड पे पता चला था कि जो एटम है उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल भी है। मतलब जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद पता चला कि एटम जो है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब एटम भी फर्दर स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल पार्टिकल से मिल के बना है। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद रदरफोर्ड ने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके रिज़ल्ट में प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो ये दोनों जो डिस्कवरीज़ थी इसके बाद से एटम को इस तरह से समझा जाने लगा कि एटम जो है वो 2 डिस्टिंक्ट रीजन से मिलके बना है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रीजन का मतलब ये है कि एक हमारे पास उसका सेंट्रल कोर है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरी उसकी सराउंडिंग स्पेस है, ठीक है। तो ये एटम जो है वो इन 2 चीज़ों से मिलके बना है। 2 हमारे पास रीजन्स हैं, जैसे आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एटम्स 2 रीजन से मिलके बना हुआ है। एक हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस है। अब जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर्स के, और अगर हम सेंटीमीटर की टर्म में देखें तो ये 10⁻13 सेंटीमीटर्स है। इसी तरह जो आउटर स्पेस है हमारे पास ओवरऑल एटम जो है वो 10⁻10 मीटर, या अगर सेंटीमीटर्स में देखें तो 10⁻8 सेंटीमीटर है। अच्छा, एटम जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है एटम इस तरह का नहीं होता, मतलब जितनी हमने इसकी क्लियर बाउंड्री बनाई हुई है ये इस तरह से नहीं होता जैसे हम लोगों ने क्वांटम में भी पढ़ा हुआ है। तो हमारे पास जो एटम है
उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, अच्छा यहाँ पर जो इसकी आउटर स्पेस है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस है वहाँ पर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। अब जो इसका आउटर स्पेस है वो इस तरह की नहीं होती, बल्कि क्या होता है, जिस तरह से अगर हम बल्ब चला दें तो बल्ब के इर्द गिर्द लाइट जो है वो हमें नज़र आती है, ठीक है। लाइट उसकी फ़ौरन से लाइट जो है वो फैल जाती है, या हम कहते हैं कि पूरी रूम जो है वो रोशन हो जाता है। लेकिन अगर हम पूरे बल्ब के ऊपर कोई हम ढक्कन रख दें या हम कोई बॉक्स रख दें कि उसकी रोशनी जो है वो इर्द गिर्द ना जाए, तो जो उसकी रोशनी होगी, मतलब जितनी स्पेस में जा रही है, तो उसको हम कह देते हैं कि ये इसका हमारे पास शेल है, या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि आपको ये एक लाइट सी नज़र आ रही है, तो यहाँ पर इसकी जो ये सेंटर है, ये 2 न्यूक्लियस हैं, तो ये सेंटर जो है, इस सेंटर में हमारे पास सेंटर न्यूक्लियस है और इसके जो इर्द गिर्द हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब इसकी जो हमारे पास बाउंड्री है वो कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, लेकिन हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली बता दिया है कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो हैं एक एटम के वो सराउंड कर रहे हैं। तो हमारा जितना भी मैटर होता है उसमें एक एटम तो नहीं होता, उसमें हमारे पास मिलियंस, बल्कि मिलियन से भी ज़्यादा बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। तो एटम जब हम देखते हैं तो वहाँ पर उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता। तो एटम जो है उसमें लेकिन अगर हम लोग इसे रफली कहें तो ये इसका आउटर स्पेस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर्स या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स के इक्वल होती है। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं, या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं, या नॉकआउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के गिर्द ही घूमते रहते हैं जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, या हम न्यूक्लियस तक पहुँच जाते हैं। तो न्यूक्लियस जो है, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट न्यूक्लियस की बात करेंगे। तो जो अभी तक हमारे पास जो मॉडल माना जाता है वो एटम का मॉडल, वो हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल है। इससे पहले बहुत सारे एटम के मॉडल्स प्रपोज़ किए गए और उन सबको बाद में निगलेक्ट कर दिया गया, या उन सब में लिमिटेशंस थी। तो ये जो हमारे पास इसको प्रपोज़ किया था रदरफोर्ड ने। तो जो न्यूक्लियस है, पहले हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो कब दिया गया था। वो 1913 में दिया गया था। ये जब जे थॉमसन ने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया था, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था। तो उसके मॉडल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे कि फ़र्स्ट वन था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से उसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है, और जो एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एटम, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास मतलब डिफरेंट शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से हम लोग अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये रदरफोर्ड ने बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक शेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। उसके बाद जो हमारे पास टोटल मैस होता है किसी भी एटम का, उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। और एटम में एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये रदरफोर्ड के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के, वो ये थे। अब न्यूक्लियस जो है वो इसका सेंट्रल पार्ट होता है। इसने जो हमारे पास एटम है उसका सेंट्रल पार्ट होता है, और जो रदरफोर्ड का हमारे पास एक्सपेरिमेंट था उसको हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। हम लोग देखते हैं कि जो उसने न्यूक्लियस के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे वो क्या क्या थे। तो न्यूक्लियस जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, ठीक है। और वो उनकी जो मतलब बाइंडिंग फोर्स होती है, या वो किस तरह से उससे अटैच होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल और कोलम्बिक फोर्सेस से उस जो न्यूक्लियस है उससे अटैच होते हैं। और न्यूक्लियस के साइज़ को हम फर्मी यूनिट्स में काउंट करते हैं। तो फर्मी यूनिट जो है 1 फर्मी यूनिट वो इक्वल होता है 10⁻13 सेंटीमीटर्स की, और अगर मीटर की बात करें तो 10⁻15 मीटर्स की।
और किसी भी एटम का जो डायामीटर होता है वो तकरीबन 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और मीटर्स में अगर देखें हम तो 10⁻10 मीटर्स के इक्वल होता है। और रेडियस जो है वो न्यूक्लियस का वो 5 × 10⁻12 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। और जो ओवरऑल वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो हमारे पास 10⁻36 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस की वो बहुत लार्ज होती है, ठीक है, वो 10⁻14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होती है। और किसी भी न्यूक्लियाइड के लिए जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हम यूज़ करते हैं जब हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे कि न्यूक्लियस की कंपोजिशन किस तरह से होती है, और बाकी फिर फर्दर हम न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे। अब ये न्यूक्लियर टर्म्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। तो जो इसके नंबर किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। फिर सेकंड आ जाता है मैस नंबर। अब मैस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। तो मैस नंबर हम कहते हैं कि जो टोटल नंबर जितने भी न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, मतलब जो न्यूक्लियस का मैस होता है उसे हम कहते हैं मैस नंबर। तो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस में दो ही चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं मैस नंबर। इसको हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू, अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम लिखते हैं जी के साथ, और या पी के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग जी के साथ लिख देते हैं क्योंकि ये एटॉमिक नंबर भी होता है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम जी के साथ लिख देते हैं, और एन जो है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं। थर्ड हमारे पास जो टर्म्स आ जाती है वो है न्यूट्रॉन नंबर। तो जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में होंगे उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन नंबर। फिर आ जाते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब जब पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी उस टाइम में ये समझा जाता था कि न्यूक्लियस में सिर्फ दो ही पार्टिकल्स हैं, दो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। उसके बाद फिर बाकी जब डिस्कवर हो गए तो उस सब की भी मतलब हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अलावा भी एंटी प्रोटॉनो है, एंटी न्यूट्रॉनो है, पॉजिट्रॉन है, बहुत सारे और पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रॉन का मेजर मैस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है। न्यूक्लियस का मेजर मैस जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं दोनों के, या एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। तो जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो या दोनों ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास प्रोटॉन है उससे या अलग न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। मतलब हमने अगर एक न्यूक्लियॉन की बात की है तो वो प्रोटॉन भी हो सकता है, वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है। और हम न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहे हैं तो जितने पार्टिकल्स किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं उसे हम न्यूक्लियॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम न्यूक्लियाइड्स की तरफ। तो न्यूक्लियाइड जो हैं वो हमारे पास एटम होते हैं जिसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को स्पेसिफाई कर दिया जाता है, या उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। मतलब उसका जो एटॉमिक नंबर है और मैस नंबर है वो स्पेसिफाई किया होता है। एक एटम जो है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को स्पेसिफाई नहीं किया होता, या उसका एटॉमिक नंबर और मैस नंबर स्पेसिफाइड नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियाइड की तो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को स्पेसिफाई किया होता है। जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन को अगर ऐसे सिर्फ H लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो एक एटम है। लेकिन अगर हम लोगों ने उस पर उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मैस जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है, हम लोगों ने 1 और 1 लिख दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो न्यूक्लियाइड के तौर पे, या वो न्यूक्लियाइड है, हाइड्रोजन एक न्यूक्लियाइड है। हम न्यूक्लियाइड को सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसे हमने X से लिख दिया, ठीक है। अब उसमें हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि ये जो A और Z है, मतलब A हमारे पास इसका मैस नंबर है और Z इसका हमारे पास प्रोटॉन नंबर है, या हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि हम दोनों एक ही साइड पे लिख दें। यहाँ पर ऊपर हम लोगों ने इसका लिख दिया है A और नीचे लिख दिया है Z, मतलब हमारे पास जो एटॉमिक मैस है या मैस नंबर है और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो दोनों एक ही साइड पे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास यूके स्टाइल होता है
इस तरह से लिखा जाता है। या इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एलिमेंट जो है x, उसे हम लोग लिख देते हैं कि उसके एक साइड पे हमारे पास, मतलब दूसरी साइड पे, पहले हम लोगों ने इस तरफ लिखा था, हमने इसकी लेफ़्ट साइड पे लिखा था, अब हम लोग इसके राइट साइड पे लिख देते हैं a, मतलब मैस नंबर इसका, और z नीचे एटॉमिक नंबर। तो ये USA स्टाइल है। वैसे दोनों स्टाइल्स में ही लिखा जाता है, मतलब फ़र्स्ट वाला जो हम लोगों ने बताया है UK स्टाइल में भी लिखा जाता है और USA स्टाइल में भी, दोनों में ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग अब इस तरह लिख सकते हैं कि यूरेनियम हमारे पास है, तो यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 92 है, तो वो नीचे लिखा जाएगा, और जो एटॉमिक मास 235 है वो उसको ऊपर लिखेंगे। इसी तरह अगर हम हीलियम की बात करें, दोनों तरह से लिख सकते हैं ना, यूरेनियम को इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम यूँ भी लिख सकते हैं कि जो यूरेनियम है उसका जो 235 मतलब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो दोनों एक साइड पे लिख दें। 235 इसका एटॉमिक मास है, 92 इसका एटॉमिक नंबर है, तो दोनों एक तरफ भी लिखा जा सकता है। इसी तरह हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम में भी हम लोग लिख सकते हैं कि हीलियम जो है 4 और 2 एक साइड पे भी लिख सकते हैं, और अलग मतलब दोनों डिफरेंट साइड्स पे भी लिख सकते हैं कि 4 हमने एक तरफ लिख दिया और 2 हमने नीचे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स हमारे पास एटॉमिक स्पीशीज़ हैं, कोई भी, मतलब जैसे न्यूक्लियाइड्स की बात करें जिसमें हमारे पास स्पेसिफाइड हैं। हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जब भी एटम की बात करते हैं तो हम एटम की जगह न्यूक्लियाइड का वर्ड मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का पता होना चाहिए। तो जब हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का पता होगा तो फिर हम उसकी चेंजिंग को ज़्यादा अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टर्म जो यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियाइड यूज़ करते हैं। अब आइसोटॉप्स जो हैं उसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है, ठीक है, मतलब Z जो है वो सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास जो है वो मतलब जो A है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक जो नंबर है वो सेम रहेगा। जैसे हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के आइसोटॉप्स हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि 6 हमारे पास कार्बन 6 है, तीनों बार कार्बन 6 है, मतलब जो इसका एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं हुआ, वो 6 ही रहा है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। जैसे हमारे पास कार्बन पहले 12 था, ठीक है, इसका मास नंबर फिर 13 हो गया, फिर 14 हो गया, ठीक है। इस तरह के जो हमारे पास न्यूक्लियाइड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स हैं। या अगर हम हाइड्रोजन की देखें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों के जो एटॉमिक नंबर हैं वो 1 ही है, लेकिन एटॉमिक मासेस चेंज हैं। फर्स्ट में जो एटॉमिक मास है वो 1 है, सेकंड में फिर एटॉमिक मास जो है वो 2 है, और थर्ड में एटॉमिक मास जो है वो 3 है। तो ये हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं और सेम हमारे पास एटॉमिक नंबर्स हैं, तो इनको कहते हैं हम आइसोटॉप्स। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोबार्स। अब आइसोबार्स में क्या होता है, इसमें मास नंबर सेम रहता है, ठीक है, मास नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज होते रहते हैं। अब एटॉमिक नंबर जो हैं वो चेंज होंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसे 2 डिफरेंट न्यूक्लियाइड्स होंगे जिनके मास नंबर सेम होंगे, तो उसे हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। अब ये आइसोटॉप्स जो हैं वो बिल्कुल आइसोबार जो हैं वो बिल्कुल आइसोटॉप्स का ऑपोजिट होता है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास मरकरी है और लेड है, मरकरी का 204 वाला जो आइसोटॉप है और लेड का भी 204 वाला आइसोटॉप है, वो दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं। लेकिन आप देखें कि दोनों में हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है, एक में 80 है और दूसरे में 82 है। इस तरह से बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं आइसोबार्स की। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइसोटोन्स पे। आइसोटोन्स में क्या होता है कि जो एटम्स हैं उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। मतलब मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं, उसे हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का 3 वाला आइसोटॉप है और हीलियम का 4 वाला आइसोटॉप है, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर हम 3 वाला आइसोटॉप देखें तो उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आप लोगों को पता है कि जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, वो हमारे पास सम होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो मास नंबर ये 3 जो है ये सम होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। प्रोटॉन हमें पता है कितने होते हैं, जितना हमारे पास एटॉमिक यहाँ पर नंबर होगा, तो 3 - 1 2 हो जाएगा। इसी तरह हीलियम में देखें तो 4 - 2 हमारे पास 2 हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ गए। तो ये हाइड्रोजन जो है उसका 3 वाला आइसोटॉप और हीलियम का 4 वाला आइसोटॉप, ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। इसी तरह कार्बन जो है, कार्बन का 14 वाला आइसोटॉप, नाइट्रोजन का 15 वाला आइसोटॉप और ऑक्सीजन का 16 वाला आइसोटॉप, ये एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं।
क्योंकि अगर हम इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करें तो वो बिल्कुल सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम आइसोमर्स की तरफ, न्यूक्लियर आइसोमर्स। तो न्यूक्लियर आइसोमर्स में क्या होता है कि जो इसका एटॉमिक नंबर है और मैस नंबर है वो हमारे पास सेम होता है, ठीक है। मतलब दो हमारे पास न्यूक्लियाइड्स हैं, दोनों के एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मैस भी सेम है। तो इसमें डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होता है इसमें इसकी मेटास्टेबल स्टेट, मतलब इसकी जो एनर्जी कंटेंट होता है या उसमें जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसमें डिफरेंट, एक हायर एनर्जी स्टेट पे होगा, सेकंड वन लोअर एनर्जी स्टेट पे होगा, या हम यूँ कह सकते हैं कि उसकी जो हाफ़ लाइफ्स हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो हाफ़ लाइफ जब डिफरेंट होंगी तो हम लोग कहते हैं कि वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। मतलब उसमें जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिफरेंट नहीं होंगे और सिर्फ जो उसकी एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिफरेंट होंगी। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस पर। तो जो हमें पता है कि न्यूक्लियस होता है वो किसी भी एटम का मेजर पार्ट होता है, या जब हम मास ऑफ एटम की बात करते हैं तो मास ऑफ एटम जो है वो डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस पर, कि जो न्यूक्लियस का मास है वो हमारे पास टोटल जो एटम के मास में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो न्यूक्लियस की होती है। अच्छा, न्यूक्लियस के लिए की कंपोजिशन के दो उसकी हाइपोथेसिस दी गई थी, या हम कहते हैं कि दो तरह के, क्योंकि ये जो थे ना एक्सेप्टेबल, टोटली एक्सेप्टेबल नहीं थे तो इसको हम मॉडल का नेम नहीं देते। तो ये दो हाइपोथेसिस थी जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन के लिए दी गई थी कि न्यूक्लियस जो है वो किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो फर्स्ट वन जो था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल ऑफ़ न्यूक्लियस था और सेकंड वन जो था वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल ऑफ़ न्यूक्लियस था। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल ऑफ़ न्यूक्लियस जो है, आपको नेम से पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस है उनके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो सकते हैं, और जो सेकंड मॉडल है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। तो जो फर्स्ट मॉडल था वो जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले फर्स्ट वाला मॉडल प्रपोज़ किया गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल ऑफ़ न्यूक्लियस। और ये वाला जो मॉडल था ये भी एक फैक्ट पर बेस्ड था कि जब बीटा डिके होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, ठीक है। बीटा डिके हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अल्फ़ा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। तो जो हमारे पास या अल्फ़ा, बीटा और गैमा इमिशंस, तो जब बीटा डिके होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। तो इस फैक्ट पे ये जो था ये हाइपोथेसिस बेस थी कि जो हमारे पास न्यूक्लियस है उसमें शायद इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। अब इसी इलेक्ट्रॉन की इमिशन की वजह से इन्होंने इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मॉडल की बेसिस बना दी कि प्रोटॉन जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन बीटा डिके में एमिट होते हैं, ठीक है। और इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ए है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। और जो टोटल हमारे पास हमारा जो जी होगा, इसका मतलब जी का मतलब है एटॉमिक नंबर। तो जी किसके इक्वल होगा, जी हमारे पास इक्वल होगा ए माइनस इंटू ए माइनस जी के इक्वल होगा। तो वो फिर टोटल जी के इक्वल, मतलब वो हमारे पास एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा, और ए माइनस जी जो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के इनसाइड भी प्रेजेंट है और उसके आउटसाइड भी प्रेजेंट है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रॉन, वो जो वहाँ पर प्रोटॉन है, प्रोटॉन के साथ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर भी रिवॉल्व कर रहा है। तो एक ही पार्टिकल एट अ टाइम दो जगह पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सुपर पोजीशन होती है, लेकिन सुपर पोजीशन उस स्टेट में होती है जब तक हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं करें। तो हम लोगों ने तो इसको ऑब्ज़र्व करके देखना है, तो उस टाइम में ये जो पार्टिकल है वो इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो सकता। अब हमने जो हाइपोथेसिस थी ये वाली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल था, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल हाइपोथेसिस थी, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो था वो न्यूक्लियस के इनसाइड भी था और न्यूक्लियस के आउटसाइड भी था। अब जब इसकी एनर्जी को कैलकुलेट किया तो इसकी एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, ये क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है, तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में इसकी एनर्जी कैलकुलेशन के लिए फार्मूला दिया हुआ है, तो वहाँ से हम इजीली इसकी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ गई 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के।
अब हमने एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी आती है, मतलब जब बीटा डिके होता है तो बीटा डिके में वो कितनी एनर्जी के साथ एमिट होता है, तो हमने देखा कि वो 2 to 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के साथ उसकी इमिशन हो जाती है, मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी उसमें नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी वो इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, और अगर बीटा इमिशन से इतनी कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ही होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमें कोई भी पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर से नॉकआउट करने के लिए। तो इसका मतलब फ़र्स्ट जो इसकी फेलियर थी वो यहीं पे आ गई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें जो उसकी एक्चुअल एनर्जी है और जो कैलकुलेटेड एनर्जी थी वो मैच नहीं कर रही थी। उसके बाद जो हमारे पास इसकी न्यूक्लियर स्पिन है, न्यूक्लियर स्पिन जो हम लोगों ने कैलकुलेट की, मतलब इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियर स्पिन हमने कैलकुलेट की, तो वो न्यूक्लियर स्पिन हमारे पास +3/2 आई +1, मतलब हमने 4 डिफरेंट केसेस बनाए कि या तो यूँ हो सकता है कि तीनों स्पिन हमारे पास अपवर्ड स्पिन्स हों, 2 प्रोटॉन की और 1 इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड स्पिन है, या यूँ हो सकता है कि 2 अपवर्ड स्पिन है 1 डाउनवर्ड स्पिन है, या यूँ हो सकता है कि 1 अपवर्ड है 2 डाउनवर्ड है, या यूँ हो सकता है कि तीनों डाउनवर्ड हैं। मतलब 4 टाइप की हमने स्पिन कैलकुलेट की कि इनमें से कोई भी स्पिन इसकी हो सकती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली इसकी स्पिन कैलकुलेट की तो एक्सपेरिमेंटली इसकी स्पिन इक्वल आई +1 के। इसका मतलब है कि जो कैलकुलेटेड स्पिन थी उनमें से किसी एक के इक्वल भी एक्सपेरिमेंटल स्पिन नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड एग्जिस्ट करेगा उस टाइम में कभी भी कैलकुलेटेड स्पिन एक्सपेरिमेंटल स्पिन के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि असल में तो ऐसा है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इसी वजह से उसके जो एक्सपेरिमेंटल स्पिन है वो कैलकुलेटेड के इक्वल नहीं आ रही थी। उसके बाद अगर हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करें, तो क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है तो उसका कोई स्पेसिफिक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट चेक करते हैं और फिर न्यूक्लियस का हम मैग्नेटिक मोमेंट चेक करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस, एक्सपेरिमेंटली जब हम इसे चेक करते हैं। तो अब ये इस तरह तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक पार्टिकल जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा है वो किसी ऐसी जगह पे प्रेजेंट हो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कम है। ठीक है, मतलब कोई हम ये भी कह सकते हैं कि कोई हमारे पास छोटे से वॉल्यूम वाली जगह है, वहाँ पर एक बड़ा वॉल्यूम फिक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हायर है, तो इसका मतलब है कि वो लोअर जो प्रेजेंट नहीं हो सकता। इसी तरह जब हम कॉम्पटॉन वेवलेंथ को चेक करते हैं तो कॉम्पटॉन वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन की कॉम्पटॉन वेवलेंथ वो 1000 टाइम्स ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियस। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह मैग्नेटिक मोमेंट थी, तो कॉम्पटॉन अगर वेवलेंथ ग्रेटर होगी जिस उसकी पार्टिकल की, वो कभी भी ऐसी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी कॉम्पटॉन वेवलेंथ कम होगी। तो ये कुछ फेलियर्स थे उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉडल के। तो ये उसके बाद जो न्यूक्लियस था उसकी डिस्कवरी हो गई थी, और वहाँ से हमें फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल के क्लूज़ मिल गए थे। तो इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है, और न्यूक्लियस के जो इनसाइड है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल मैस है, जो हमने अभी पढ़ा भी है कि मैस जो नंबर होता है वो टोटल एटॉमिक मैस जो है वो इक्वल किसके होगा, वो होगा यहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर है मतलब Z, और जो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे वो Z+n के इक्वल होगा जो इसका एटॉमिक मैस होगा किसी भी एटम का। तो एटॉमिक मैस मतलब टोटल मैस जो है वो इक्वल होता है Z+n के। ठीक है, तो ये, और अगर हम लोगों ने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने होंगे तो हम वहाँ से इसे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इसको रीअरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह से अगर हमने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने होंगे तो वो भी हम लोग इसको रीअरेंज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी तक ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल ऑफ़ न्यूक्लियस ही माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के साथ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड हैं। तो फर्स्ट वन है न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। अब जिस तरह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके एनर्जी लेवल्स होते हैं या वो एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से
जो न्यूक्लियस है उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स हैं वो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर होता है एज़ कम्पेयर टू जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं उनके, मतलब जो न्यूक्लियर लेवल्स हैं उनकी एनर्जी गैप ग्रेटर होता है। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियर स्पिन। तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मतलब मोशन में है, वो मूवमेंट मतलब स्टेशनरी पार्टिकल्स तो नहीं है, तो वो मूव कर रहे हैं। तो वहाँ पर उनमें एक उनकी स्पेसिफ़िक स्पिन होती है, स्पेसिफ़िक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, उसको हम कहते हैं स्पिन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर स्पिन को हम डिनोट करते हैं आई के साथ। और जितने भी ऑड नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका मैस नंबर ऑड है, तो उनकी स्पिन जो है वो इक्वल होती है 1/2 या 3/2 के या 5/2 के या 7/2 के, मतलब फ्रैक्शन में होती है। और जितने भी न्यूक्लियाई हैं जिनका जो मैस नंबर है वो इवन होता है, तो उनकी स्पिन जो है वो होल नंबर में होती है, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, इस तरह से। थर्ड प्रॉपर्टी जो न्यूक्लियस की है या न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट। न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, तो जो भी मूविंग पार्टिकल होता है वो हमेशा उसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसी तरह से अब जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये इसका भी एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो उसको हम लिखते हैं म्यू इज़ इक्वल टू EH/4πmc के। म्यू जो है वो मेजर ऑफ इंट्रिंसिक मैग्नीट्यूड ऑफ जनरेटेड डायपोल है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम जो है वो मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, और सी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और जो म्यू है उसको हम बोहर मैग्नेटॉन भी कहते हैं, ठीक। तो प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो 1836 टाइम्स लेस होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ थी जिन्हें हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास जो एटम के हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिल के एटम बना हुआ है, ठीक है। जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो कुछ पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि स्टेबल हैं और कुछ को हम कहते हैं अनस्टेबल हैं। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये स्टेबल पार्टिकल्स में आ जाते हैं, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन इस तरह के जो हैं वो अनस्टेबल में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। स्टार्ट में यही समझा जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो पहला पार्टिकल रिकॉग्नाइज़ हुआ था वो था इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को 1897 में जे थॉमसन ने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है एटम के बीच में, और जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर वो इक्वल होता है 4.8 × 10⁻⁻10 ESU के। और ESU जो था वो इलेक्ट्रिकल चार्ज का स्टैंडर्ड यूनिट चूज़ किया गया था। तो ये बहुत ही टाइनी पार्टिकल होता है जिसका रेडियस 2.82 × 10⁻15 मीटर होता है, और इसकी जो स्पिन है वो हाफ़ होती है, मतलब 1/2 होती है। ये स्टेबल पार्टिकल है और इसका मैस जो है वो 0.00055 एटॉमिक मैस यूनिट है, मतलब AMU। और अगर हम ग्राम्स में देखें तो 9.108 × 10⁻28 ग्राम्स है। उसके बाद सेकंड पार्टिकल हमारे पास आ जाता है प्रोटॉन। तो जो हमारे पास जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उनमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो हमारे पास मतलब जो प्रोटॉन का हम कहते हैं चार्ज इस पर पॉजिटिव होता है, मतलब इसकी स्पिन जो है वो हाफ़ होती है और ये स्टेबल पार्टिकल होता है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन से इसको प्रोटॉन को प्रोड्यूस किया था। उसने नाइट्रोजन और हीलियम का रिएक्शन करवाया था, तो वहाँ से प्रोटॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूट्रॉन की तरफ। तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। हीलियम पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की थी, तो उसके रिज़ल्ट में न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था। तो ये बेरिलियम है प्लस हीलियम, और वहाँ से हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। अब जिस तरह से प्रोटॉन तमाम जितनी न्यूक्लियाई हैं उनमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसी तरह न्यूट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अलावा हर किसी में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का।
हर जितनी भी हमारे पास यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एंटी पार्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं एंटी मैटर। तो C.D. एंडरसन ने इसे जो एंटी पार्टिकल हमारे पास पॉजिट्रॉन था, इसको 1932 में प्रूव किया था कि कॉस्मिक रेज जो हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है और इसका मैस जो है वो सेम होता है इलेक्ट्रॉन के मैस जैसे जितना, लेकिन इसका चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। ये स्टेबल पार्टिकल होता है और जब ये इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये एनर्जी में डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब इसमें जब किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ इसका इंटरेक्शन होता है तो इससे फिर 2 फोटॉन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एनिहिलेशन इंटरेक्शन। नेक्स्ट है न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो। तो न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो जो है उसमें जो न्यूट्रॉनो है उसको जब प्रोटॉन डिके होता है वहाँ पर इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1931 में, और बीटा डिके जो है उसमें एंटी न्यूट्रॉनो को वो किया था, डिस्कवर किया गया था। तो इसी तरह मतलब न्यूट्रॉनो और एंटी न्यूट्रॉनो भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। फिर आ जाता है मीज़ॉन्स। अब मीज़ॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। अब जब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो उनको कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको बाइंड करके रखती है। तो युकावा ने 1934 में पोस्टुलेट दिया था। उसने न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियर फोर्सेस वहाँ प्रेजेंट होती हैं जो उनने न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को वहाँ बाउंड करके या बाइंड करके रखती हैं। तो उस अटैम्प्ट में उसने 1937 में उसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था कॉस्मिक रे स्टडीज़ में। तो वहाँ पर उसने जो मीज़ॉन्स थे उनकी एग्जिस्टेंस का प्रूव मिला था। तो मीज़ॉन्स को हम म्यू से भी लिखते हैं। उसके बाद जितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने पढ़े हैं हम उनकी समरी देख लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग सिंबलाइज़ किस तरह से करते हैं, बीटा नेगेटिव से, इलेक्ट्रॉन से, ई नेगेटिव से या सिंपल ई से भी। और उसका चार्ज जो है वो -1 होता है, मैस उसका 1 है और 1 एटॉमिक मैस यूनिट 1 AMU, और उसकी स्पिन जो है वो हाफ है। फिर हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। तो पॉजिट्रॉन को हम लोग बीटा पॉजिटिव से भी लिखते हैं, ई पॉजिटिव से भी लिखते हैं। चार्ज उसका +1 है और मैस जो है वो उसका 1 एटॉमिक मैस यूनिट है। उसके बाद और उसकी स्पिन जो है हाफ है। फिर प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन को हम सिंबलाइज़ करते हैं P से। चार्ज उस पर भी +1 होता है, लेकिन उसका जो मैस है एटॉमिक मैस यूनिट्स में उसका मैस है 1836.1 और स्पिन उसकी हाफ है। फिर न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन को सिंबलाइज हम करते हैं N से। चार्ज उस पर 0 होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मैस उसका 1836.6 है और स्पिन उसकी हाफ होती है। फिर न्यूट्रॉनों की बात करते हैं, उसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और चार्ज उस पर भी 0 होता है और उसका मैस भी 0 होता है, स्पिन उसकी हाफ होती है। एंटी न्यूट्रॉनों को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज उसका 0 होता है, मैस उसका 0 है और स्पिन उसकी हाफ है। फिर हम मीज़ॉन्स से म्यू से लिखते हैं। तो म्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से लिख सकते हैं, चार्ज उसका दोनों होता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो मैस जो है वो हमारे पास उसका 0.1152 होता है एटॉमिक मैस यूनिट्स में, स्पिन उसकी 0 होती है। फिर फोटॉन है। अच्छा, ये जो फोटॉन होता है ये लाइट पार्टिकल होता है, तो इसको हम गैमा से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज इसका 0 होता है, मैस इसका 0 होता है, स्पिन इसकी 1 भी होती है और हाफ भी होती है। फिर ग्रेविटॉन है। ग्रेविटॉन को हम G से लिखते हैं। इसका चार्ज जो है वो 0 होता है और मैस जो है उसका 0 एटॉमिक मैस यूनिट है, स्पिन इसकी हाफ है। फिर एंटी प्रोटॉन है, तो उसको P बार से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज उसका भी अननोन है, चार्ज उसका अभी तक फाइंड आउट नहीं हो सका। तो मैस इसका जो है वो 1.00758 एटॉमिक मैस यूनिट है, स्पिन इसकी हाफ है। फिर V पार्टिकल्स हैं। V पार्टिकल्स जो हैं उसको हम सिंबलाइज V से करते हैं। चार्ज उसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। एटॉमिक मैस यूनिट जो है मैस जो है उसका 1.2014 एटॉमिक मैस यूनिट्स हैं और उसकी स्पिन में भी अननोन है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में मतलब जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। हमने देख लिया कि पीछे न्यूक्लियस की कंपोजिशन के बारे में कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। उसके अलावा न्यूक्लियर टर्म्स को भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को। तो जो न्यूक्लियाइड्स हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं 2 कैटेगरीज़ में। एक को कहते हैं हम स्टेबल न्यूक्लियाइड और सेकेंड वन को हम कहते हैं अनस्टेबल या रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स। तो जो स्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं वो परमानेंट न्यूक्लियाइड होते हैं, मतलब जो उनका जो न्यूक्लियाई है या उनका न्यूक्लियस है उसमें चेंजिंग नहीं आती। मतलब जो उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज नहीं होते।
तो अब इलेक्ट्रॉन में कोई भी चेंजिंग आती रहे तो उससे हमें कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ न्यूक्लियस से कंसर्न है, या हमें हमारा फोकस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस पर है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं उनमें चेंजिंग नहीं आ रही, तो इस तरह के न्यूक्लियाइड्स को हम कहते हैं स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। अब स्टेबल न्यूक्लियाइड्स जो हैं वो अगर हम उन पर कोई उन पर स्फीयर कंडीशंस अप्लाई करें या उन पर किसी हाई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की बम्बार्डमेंट करवाएं तो वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, मतलब स्फीयर कंडीशंस में वो चेंज हो सकते हैं, तो हम कहते हैं इंड्यूस्ड हमने उसको रेडियोएक्टिव बनाया। वरना आम जो कंडीशंस हैं, जो मतलब नेचुरल कंडीशंस हैं, उनमें वो स्टेबल ही रहते हैं। तो जितने टोटल हमारे पास मतलब जितने भी नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियाइड्स हैं उनमें से सिर्फ 274 जो न्यूक्लियाइड हैं वो स्टेबल हैं, और स्टेबल न्यूक्लियाइड जो है वो 10⁻21 ईयर्स तक या उससे ज़्यादा वो स्टेबल रहना चाहिए, ठीक है। उससे पहले अगर उसमें कोई भी चेंजिंग आ गई तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं वो कितने हैं, जस्ट 274। और जो अनस्टेबल रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है, उनमें चेंजिंग आती रहती है, और मतलब वो अनस्टेबल हैं तो उसमें से डिफरेंट रेडिएशंस एमिट होती रहती हैं, वो डिफरेंट रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, उनका न्यूक्लियस जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं जिन पे बेस करते हैं स्टेबल या अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स। जो फर्स्ट फैक्टर है वो है इवन ऑड रूल, इसको इवन ऑड नेचर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी कहते हैं। तो जितने नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियाइड्स हैं जो स्टेबल हैं, जैसे हमने टोटल देखा तो 274 हैं, कुछ जगहों पे 275 हैं। तो ये जो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं उनमें क्या होता है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स में कुछ जो जैसे अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, तो कुछ में इवन, दोनों इवन है, कुछ में कोई एक इवन है दूसरा ऑड है, कुछ में एक ऑड है, मतलब फर्स्ट ऑड है सेकंड इवन है, फिर दोनों में ऑड है। तो जो सबसे स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं वो वाले न्यूक्लियाइड्स हैं जिसमें जो एटॉमिक नंबर है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो इवन है, और साथ में जो एटॉमिक मास है, जो टोटल मतलब सम है न्यूट्रॉन और इसका प्रोटॉन का, तो वो भी इवन नंबर में है। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है, उन जिनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, और जिसमें एटॉमिक मास भी इवन है। तो इस तरह के जो न्यूक्लियाइड्स हैं उसमें 165 नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हैं, स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास हीलियम का जो 4 वाला आइसोटॉप है, ठीक है, उसमें आप देखें कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी पॉजिटिव हैं, 4-2, तो 2 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो इवन है, सॉरी पॉजिटिव नहीं इवन। इसी तरह उसका जब हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो एटॉमिक नंबर भी इवन है, इसी तरह एटॉमिक मास जो है वो भी इवन है। मैग्नीशियम का 24 वाला देखें तो उसमें भी सेम इसी तरह है, उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, उसमें 24 - 12 तो वो 12 आ गए तो इवन है। इसी तरह अगर हम उसका एटॉमिक नंबर देखें, जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं 12 वो भी इवन है, और अगर हम उसका एटॉमिक मास देखें 24 तो वो भी इवन है। और अगर हम लोग देखें लेड को, तो लेड में लेड का 208 वाला, तो उसमें भी इसी तरह से है, उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, उसका एटॉमिक नंबर भी इवन है, और उसका एटॉमिक मास भी इवन है। तो इस तरह की, और इसके अलावा उसमें मतलब टोटल 165 न्यूक्लियाइड्स इस कैटेगरी में प्रेजेंट होते हैं जो इवन जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इवन है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है, और उसका एटॉमिक मास भी इवन है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है इवन ऑड, जो एटॉमिक नंबर हैं वो इवन होगा, न्यूट्रॉन जो हैं वो ऑड होंगे, और जो एटॉमिक मास है वो उसमें ऑड ही होगा, क्योंकि जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑड ही निकलेगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं वो 55 होते हैं, मतलब इवन जो हमारे पास कैटेगरी है उससे यहाँ पर कम होते हैं इवन ऑड में, लेकिन फिर भी ठीक मतलब सही अमाउंट है 55। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का 17 वाला आइसोटॉप आ जाता है। इसमें अगर हम देखें कि इसका जो हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो ऑड होंगे, 17 में से 8 माइनस कर दें तो आंसर ऑड में आएगा। इसी तरह जो इसका एटॉमिक मास है वो भी हमारे पास ऑड में आ रहा है। मैग्नीशियम का 25 वाला जो आइसोटॉप है वो भी सेम इसी तरह से है कि उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इवन है, बाकी उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और एटॉमिक मास जो है वो ऑड में है। इसी तरह और हमारे पास बहुत सारे 55 ऐसे न्यूक्लियाइड्स हैं जो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं, और जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास इवन है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ऑड हैं, और एटॉमिक मास भी ऑड है।
तीसरी कैटेगरी आ जाती है जिसमें हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो ऑड होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इवन है और एटॉमिक मास भी ऑड होगा। तो इसमें टोटल 50 न्यूक्लियाइड्स मतलब इस कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, 50 न्यूक्लियाइड्स। तो इसमें हमारे पास आ जाता है लिथियम आ जाता है, ठीक है। लिथियम में वो 3 है, मतलब वो ऑड है, और एटॉमिक मास जो है वो 7 है, वो भी ऑड है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, तो 7 - 3 वो 4 आ जाता है। आंसर इसका 4 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो इवन में आ जाएंगे। इसी तरह जो हमारे पास फ्लोरीन का 19 वाला आइसोटॉप है, वो उसमें भी इसी तरह से है कि उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इवन है, बाकी जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास है वो दोनों ऑड में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑड, ठीक है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी ऑड होंगे और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी ऑड होंगे, तो इस तरह की कैटेगरी में सबसे लेस न्यूक्लियाइड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सिर्फ टोटल 5 न्यूक्लियाइड्स हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वो पाँचों हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स हैं जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो मतलब जिसमें एटॉमिक नंबर ऑड होगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी ऑड होंगे, लेकिन टोटल जो एटॉमिक मास है वो इवन में आ जाएगा। तो इसमें एक हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन का 2 वाला उसका एटॉमिक नंबर है, वो हमारे पास ऑड है। इसी तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी ऑड होंगे, मतलब 2 - 1 करें तो 1 आ जाएगा, वो ऑड आ गया। और जो उसका एटॉमिक मास है वो इवन होगा। इसी तरह लिथियम का हम जब 6 वाला देखें तो उसमें भी इसी तरह से है कि एटॉमिक नंबर उसका हमारे पास ऑड है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी ऑड है, लेकिन एटॉमिक मास इवन में आ जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है बोरॉन। बोरॉन में भी इसी तरह से है, बोरॉन का 10 वाला आइसोटॉप, तो उसमें भी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो हमारे पास ऑड आ जाते हैं, 5 हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 5 हैं, और जो एटॉमिक मास है इसका वो इवन में आ जाता है, एटॉमिक मास जो है वो 10 है। इसी तरह फिर हमारे पास नाइट्रोजन 14 वाला आ जाता है। तो नाइट्रोजन 14 वाले में हम देखें जो उसका एटॉमिक नंबर है, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो 7 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 7 है, और एटॉमिक मास जो है वो 14 है। उसके बाद हमारे पास टेंटलम है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो हैं वो 73 हैं, ऑड है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम देखें तो 180 - 73, ये तकरीबन ये 107 आ जाते हैं, तो ये हमारे पास ऑड आ गया। और अगर हम इसका एटॉमिक मास देखें तो वो इवन है, 180। तो इससे हमें ये पता चला है कि जो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं उसमें मोस्टली हमारे पास उनका जो एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास जो है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इवन में होते हैं। मतलब मोस्टली उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे उसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, इसके अलावा एटॉमिक मास, ये इवन में हो। तो 165 इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी ऐसे भी रेडियो आइसोटॉप्स हैं जो ऑड भी हों, मतलब जिसमें हमारे पास कोई या एटॉमिक नंबर ऑड हो सकता है, या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ऑड हो सकते हैं, या दोनों ऑड हो सकते हैं, या हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो ऑड हो सकता है। लेकिन सब ऑड हो, हर चीज़ ऑड हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के जो स्टेबल हैं, स्टेबल की कैटेगरी में मोस्टली वो न्यूक्लियाइड्स आ जाते हैं जो फर्स्ट इवन से बिलोंग कर रहे हैं। सेकंड फैक्टर हमारे पास आ जाते हैं मैजिक नंबर्स का। अच्छा, ये मैजिक नंबर जो हैं ये हमारे पास कुछ स्पेसिफ़िक नंबर्स हैं जिनको हमने नेम दे दिया है कि ये मैजिक नंबर्स हैं। मतलब जो न्यूक्लियाइड्स, जिन न्यूक्लियाइड्स के पास ये नंबर्स हैं, मतलब उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन नंबर से बिलोंग करते हैं, या ये नंबर्स इस नंबर के उनके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो वो स्टेबल होंगे। तो इसी वजह से हमने इनको मैजिक नंबर्स का नेम दे दिया। और ये न्यूक्लियर शेल मॉडल है, वहाँ से ये मैजिक नंबर्स जो थे ये डिस्कवर हुए थे। वहाँ से हम लोगों को पता चला था कि मैजिक नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो मैजिक नंबर्स हैं वो हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126। तो जितने भी न्यूक्लियाइड्स हैं, अगर उनके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कोई भी मैजिक नंबर से बिलोंग करते हो, या दोनों ही मैजिक नंबर्स हों, तो हमारे पास उसे हम कहते हैं कि वो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं। जैसे हीलियम है, तो हीलियम में हमारे पास है 4 वाला, हीलियम का जो 4 वाला आइसोटॉप है उसमें अब हमारे पास जो मैजिक नंबर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल न्यूक्लियाइड है। 2 आ रहा है ना, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 2 है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 2 है। इसी तरह फिर हम ऑक्सीजन में देखते हैं, तो ऑक्सीजन में हमारे पास ऑक्सीजन का हम देखें 16 वाला आइसोटॉप, तो उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 8 है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 8 है, तो वो मैजिक नंबर हो गया। उसके बाद हम कैल्शियम का देखते हैं 40 वाला, ठीक है। कैल्शियम का 40 वाला देखें तो उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी 20 है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी 20 हैं। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास स्टेबल रेडियो आइसोटॉप है।
मतलब इसमें भी एक मैजिक नंबर, दोनों में मैजिक नंबर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स में भी और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स में भी। इसी तरह हम स्ट्रोंशियम को देखें तो उसमें भी स्टेबल रेडियो आइसोटॉप है, स्टेबल रेडियो आइसोटॉप है क्योंकि इसमें मैजिक नंबर है, और इसी तरह लेड में भी मैजिक नंबर प्रेजेंट है। तो जितने रेडियो आइसोटॉप हैं जिनमें मैजिक नंबर प्रेजेंट हैं वो भी स्टेबल हैं। मतलब या तो हमारे पास ये होगा कि स्टेबिलिटी में इवन ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है, इवन ऑड वाला ना, हमने जिस तरह पीछे देखा तो इवन आ रहा है मोस्ट, मतलब ज़्यादा वो ज़्यादा रेडियो आइसोटॉप उसी जो कैटेगरी थी उसी से बिलोंग करते हैं। अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो हम दूसरा फैक्टर देख सकते हैं मैजिक नंबर की। अगर उस रेडियो आइसोटॉप में मैजिक नंबर प्रेजेंट है तो तब भी वो स्टेबल होगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। तो इन दोनों फैक्टर्स के अलावा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो के थ्रू भी हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एटम लेते हैं, मतलब न्यूक्लियाइड लेते हैं, और उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो हम उसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं और डिवाइडेड बाय जो उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। तो उस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर उसकी रेशो जो है वो हमारे पास जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाती है 1 के। तो जो लाइटर स्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं उनमें इसकी रेशो जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाती है 1 के, जब तक हम कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम 40 तक। उसके बाद फिर उसकी रेशो जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाती है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है तो नंबर ऑफ़ जो हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब स्टेबल न्यूक्लियाई की इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितने भी स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास जो बैंड ऑफ स्टेबिलिटी है वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक अनस्टेबल रीजन होता है और एक स्टेबल बेल्ट होती है या बैंड ऑफ स्टेबिलिटी होती है। तो जितने स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। उसमें यूँ होता है कि हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाती है 1 के। अगर कोई भी न्यूक्लियाइड जो वो स्टेबिलिटी बेल्ट से मतलब आउटसाइड होगा या इधर उधर होगा तो वो उसे हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। अब मतलब या तो वो स्टेबिलिटी बेल्ट से अबव होंगे या स्टेबिलिटी बेल्ट से बिलो होंगे। तो जो स्टेबिलिटी जोन से अबव होंगे तो हम कहते हैं वहाँ पर न्यूट्रॉन एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और जो बिलो होंगे उस वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हैं। मतलब उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक्सेस में होंगे या लेस होंगे तब ही हमारे पास जो वैल्यू है वो डेविएट करेगी स्टेबिलिटी बेल्ट से। और जो स्टेबल हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं तो वो क्या करते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड जितने भी होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड होते हैं वो फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो वो मतलब अनस्टेबल से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। तो वो या तो हमारे पास वो क्या करेंगे, अगर उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स एक्सेस में है या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एक्सेस में है, जो भी एक्सेस में है वो उसे बैलेंस करेगा, मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। या तो वो फिर कोई अल्फ़ा बीटा गैमा रेज़ को एमिट करेगा, या फिर वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, न्यूट्रॉन कैप्चर करेगा, मतलब किसी भी तरह से वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो ये टोटल 3 हमारे पास मेजर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के फैक्टर्स थे जिनके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि कौन से जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल हैं, या न्यूक्लियाइड्स कौन से न्यूक्लियाइड जो हैं वो स्टेबल हैं और कौन से अनस्टेबल हैं। तो हम लोग जो है न्यूक्लियाइड की जगह न्यूक्लियाई का वर्ड भी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग मेनली जो बात करते हैं वो न्यूक्लियस की बात करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं है। मतलब जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी में मोस्टली जो है वो न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करता है और न्यूक्लियस में ही चेंजिंग हो रही है। तो न्यूक्लियस की चेंजिंग की वजह से हम फिर इसको अक्सर ये भी कह देते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियाई है या अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। तो न्यूक्लियाइड भी का वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, तो एटम का वर्ड भी कहीं किसी जगह यूज़ हो जाता है। तो ये सारे वर्ड्स ही ठीक थे। हम लोगों ने स्टेबिलिटी फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स कि अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स या सिंपल न्यूक्लियाइड हमें गिवन होंगे और हमें बताना होगा कि इसमें से स्टेबल कौन सा है और रेडियो एक्टिव कौन सा है, मतलब मोस्ट स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास है गैलियम, ठीक है। गैलियम का एक 71 वाला आइसोटोप है और एक 76 वाला आइसोटोप है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो हमारे पास स्टेबल है और कौन सा रेडियो एक्टिव है। अब जो इवन और रूल है वो यहाँ पर अगर हम अप्लाई करें तो मतलब हमने ये देखा था कि इवन वाले जो हैं उसमें मोस्टली स्टेबल रेडियो न्यूक्लियाइड्स आ रहे हैं। तो इसमें तो हमारे पास
इवन नहीं आ रहा, मतलब उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक उसका मैस और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन सब कुछ इवन नहीं आ रहा। चलें फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं इसका मैजिक नंबर। तो इसमें मैजिक नंबर भी नहीं आ रहा, मतलब इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो भी मैजिक नंबर में नहीं है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी मैजिक नंबर में नहीं है। फिर हम देखते हैं इसका जो हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो थी, तो यहाँ पर जो इसका टोटल हमारे पास एटॉमिक मैस है वो है 71। तो इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 71। पहले गैलियम 71 वाला देख लेते हैं। 71 माइनस 31 तो वो आ गया 40। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ गए 40। तो 40 को हम डिवाइड करते हैं, मतलब हमने न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो निकालनी है। तो 40 डिवाइडेड बाय 31, जब हम इसका आंसर देखें तो वो आता है 1.29। इसी तरह फिर हम दूसरे वाले गैलियम का देखते हैं 76 वाले का। तो 76 माइनस 31 तो ये आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 45। अब हम देखते हैं इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, तो वो आ जाएगी 45 डिवाइडेड बाय 31 इज़ इक्वल टू कितनी आएगी? 1.45। तो अब इन दोनों में से जो स्टेबिलिटी बेल्ट के ज़्यादा करीब है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो 1.45 स्टेबिलिटी बेल्ट जो है वो 1.1 पे आ जाती है, या 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होती है। तो 1 के इक्वल इन दोनों में से 1 के करीब करीब कौन सा है? 1.29 होगा या 1.45 होगा? तो 1.29 जो 1 के करीब करीब है, इसका मतलब है कि जो गैलियम 71 वाला है वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि बैंड ऑफ स्टेबिलिटी के ज़्यादा करीब कौन सा है? गैलियम जो हमारे पास 71 वाला है। उसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास है पोलोनियम और बिस्मथ। पोलोनियम का जो रेडियो आइसोटॉप हमने लिया है, जो आइसोटॉप ले रहे हैं हम, वो है 208 वाला और बिस्मथ का 209 वाला। तो अब हम देखते हैं, अच्छा जो हमारे पास न्यूक्लियाइड्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे, उन फैक्टर्स के बगैर ही हम बगैर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। तो इसमें जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है तो ये पोलोनियम है। इसके अलावा हम जो बाकी हमारे पास इवन ऑड रूल है, मैजिक नंबर है और स्टेबिलिटी बेल्ट है, वो अप्लाई करके भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है, तो जो पोलोनियम है वो मोस्ट रेडियो एक्टिव होगा और बिस्मथ जो है वो स्टेबल रेडियो आइसोटॉप होगा। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है पोटाशियम की। तो पोटाशियम का एक 39 वाला रेडियो आइसोटॉप है, सेकंड वन जो है 40 वाला। तो इन दोनों में से कौन सा जो मोस्ट स्टेबल होगा और कौन सा रेडियो एक्टिव होगा? तो हम लोग देखते हैं पहले इवन ऑड रूल को। तो इसमें से जो इवन ऑड रूल में मतलब दोनों जो है वो इवन में दोनों नहीं आ रहे, क्योंकि इवन में जो है ज़्यादा स्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स हैं। फिर हम देखते हैं मैजिक नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ 39 हम इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स देखते हैं तो वो मैजिक नंबर में नहीं है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पोटाशियम 39 वाला जो है उसे 39 माइनस 19 तो वो आ जाएगा 20 हमारे पास मैजिक नंबर है। अब सेकंड देख लेते हैं पोटाशियम 40 वाला, तो 40 माइनस 19 वो 21 आता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास पोटाशियम 39 वाला है वो उसमें मैजिक नंबर है, उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मैजिक नंबर के इक्वल हैं। इसका मतलब है वो मोस्ट स्टेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं एंटीमनी और जिनॉन। तो एंटीमनी का हम लेते हैं 122 वाला रेडियो आइसोटॉप और जिनॉन का 136। अच्छा, इन दोनों में से ना हम देखते हैं पहले इवन ऑड रूल था वो। तो यहाँ पर जिनॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर भी इवन है, उसका एटॉमिक मास भी इवन है और उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी इवन है एज़ कम्पेयर टू एंटीमनी। तो और सेकंड नंबर पे अगर हम इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स देखें तो जिनॉन के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो मैजिक नंबर के इक्वल हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो हमें ये जिनॉन जो है वो फॉलो कर रहा है इवन रूल भी, मतलब इवन ऑड रूल जो था उसमें इवन वाला जो फर्स्ट फैक्टर था वो भी ये फॉलो कर रहा है, और सेकंड जो है मैजिक नंबर जो है इसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी मैजिक नंबर हैं। तो जिनॉन जो है वो स्टेबल है और जो एंटीमनी है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लेड और एस्टाटीन। तो लेड का भी 204 वाला और एस्टाटीन का भी 204 वाला हम देखते हैं। तो हमारे पास हम ये देख के फ़ौरन से पहले बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को सेकंड वाले एग्जांपल में बताया कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 होगा तो वो रेडियो एक्टिव होंगे। इसका मतलब है एस्टाटीन जो है उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो ग्रेटर देन 83 है, 85 है, तो एस्टाटीन जो है वो रेडियो एक्टिव होगा और लेड जो है वो स्टेबल होगा। तो इसके अलावा हम बाकी रूल्स भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रुबीडियम का 87 वाला और 80 वाला रेडियो आइसोटॉप देखते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग जो इवन और रूल है उसमें तो नहीं आ रहा है ये, मतलब इवन वाले में जो फर्स्ट उसका था कि इवन होगा तो वो मतलब मोस्टली जो स्टेबल रेडियो आइसोटॉप स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो हम नेक्स्ट में आ जाते हैं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स उसके देख लेते हैं। तो 87 माइनस 37 ये नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इसके 50 आ जाएंगे, तो ये मैजिक नंबर के इक्वल है। इसी तरह अगर हम देखें कि 80 माइनस 37 तो वो हमारे पास आ जाते हैं 43। तो यहाँ पे 87 वाला जो है वो मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसमें जो उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं वो मैजिक नंबर के इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स थी। इसी तरह मतलब अगर आपके पास सेट हो पूरा 2 से ज़्यादा मतलब पेयर से ज़्यादा भी हों और पूछा जाए कि इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है और मोस्ट रेडियो एक्टिव कौन सा है, तो आप इस तरह से इसको देख के बता सकते हैं।